नमस्कार। आज की वीडियो फोकस्ड है F2 स्पाउस वीजा के लिए। एक यूएस में वीजा कैटेगरी जिसको F2 बोला जाता है। दैट मीन्स अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी F1 वीजा पे यूएस में जा चुका है, वहां पे स्टडी कर रहा है, तो आप F2 कैटेगरी का वीजा लेके यूएस जा सकते हो। ये डिपेंडेंट वीजा होता है और इसमें आप और आपके जो किड्स हैं वो इस वीजा पे जा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने ये क्लेम किया है कि ये बहुत आसान वीज़ा है, ये वीज़ा ऐसे निकल जाता है, इसमें कोई टफ प्रोसेस नहीं है, एक मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए, आपके पास I-20 होनी चाहिए, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। मैं बोलूँगा कुछ हद तक ये क्लेम्स गलत हैं, बिकॉज़ मैंने अपने 10 साल के करियर में ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें क्लाइंट इसको बहुत ईज़ी समझ के जाता है एंड एंड अप विद अ रिफ्यूज़ल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डूज, डोंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने मैंडेटरी है टू गेट द F2 वीज़ा। उसमें चाहे वो F2 के लिए आप जा रहे हो या आपके साथ आपके किड्स जा रहे हैं, सो वो सबके लिए एप्लीकेबल है। सो इसमें डूज के कैटेगरी में सबसे पहले हमारा आता है F2 या उसके जो किड्स हैं उनका पासपोर्ट। पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। पासपोर्ट ऐसा ना हो या पासपोर्ट की एक्सपायरी 1-2 महीने में आने वाली ना हो। मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए टू गेट दिस वीजा। सेकेंडली इट कम्स टू फंड्स। अब फंड्स में बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग बोलते हैं 10 लाख बहुत है, कुछ लोग बोलते हैं 40 लाख भी कम है। सो फंड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो वो फंड्स या वो स्टेटमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी को भेजनी है टू गेट द F2 I-20, चाहे वो आपकी है या आपके किड्स की है। सो उसके लिए 5,000 मिनिमम फॉर ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड। लेट्स सपोज आपकी वाइफ ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रही है और आप F2 पे जाना चाहते हैं, तो इस केस में यूएस की यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी $5,000 कम से कम दिखा दो, इसमें हम आपकी I-20 इशू कर देंगे। बट दैट डजंट मीन कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप ये बोलोगे $5,000 ही है मेरे पास, वो तो बनेगा 4 लाख के आसपास। दैट्स नॉट सफिशिएंट। सो इंटरव्यू के टाइम के ऊपर आपको जो वहां पे बोलना होता है या जो मिनिमम फंड्स आपको एक्सप्रेस करने होते हैं, दैट शुड बी फॉर वन कैंडिडेट, दैट इज अ स्पाउस वन। मतलब वाइफ की या मैं हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, 30 लाख के आसपास। और डिपेंडेंट्स के लिए 10 लाख ईच। ऐसा नहीं है कि वो फंड्स आपको साथ में कैरी करने होते हैं, बट यस इतने मिनिमम फंड्स आपको वहां पे बोलने होंगे टू गेट द वीजा। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेविज स्टेटस। जो आपका F1 वहां पे स्टडी कर रहा है, उसकी सेविज टर्मिनेटेड नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी द वैलिड। उसको आप सेविज पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, या अपने डीएसओ से कनेक्ट करके वो आपको चेक करके बता देंगे उसका अभी का सेविज का स्टेटस क्या है। द फोर्थ वन इज वैलिड F1 स्टेटस। जो आपका F1 ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रहा है, उसका F1 का स्टेटस वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब वो यूएस में एंटर हुआ उसका I-94 फॉर्म ही ना फिल हुआ हो, दैट मीन्स कि उसका वहाँ पे यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है इमिग्रेशन में। तो आपका जो I-20 है वो भी वैलिड होना चाहिए, आपकी सेविस भी वैलिड होनी चाहिए एंड यस आपकी जो एनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में वो फुल टाइम होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, नहीं जाते और यूनिवर्सिटी उनका सेविस टर्मिनेट कर देती है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी में स्टडी करना होगा जो उनकी गाइडलाइंस हैं या उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ये तो हो गया आपके do's. Now moving on to the don'ts. Don'ts सबसे important है because most of the applicants यहीं पे ही mistakes करते हैं। So don'ts में सबसे ऊपर मेरे पास है don't change the university to college। बहुत सारे मैंने applicants ऐसे देखे हैं, वीज़ा मिल गया, यूएस चले गए, यूनिवर्सिटी थोड़ी कॉस्टली थी या यूनिवर्सिटी के आसपास कोई काम नहीं मिल रहा था, तो व्हाट दे डू इज़ लाइक कि वो यूनिवर्सिटी टू कॉलेज में ट्रांसफ़र लेते हैं। जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी टू कॉलेज ट्रांसफ़र ले लिया, दैट मीन्स आपने अपने F2 को वहां बनाने की अपॉर्चुनिटी या राइट को लूज कर दिया। कॉलेज में ट्रांसफर लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है अगर आपने F2 वीजा आगे जाके लेना है। जितने भी हमने केसेस देखे हैं जिसमें बच्चों ने ट्रांसफर किया था यूनिवर्सिटी टू कॉलेज, तो उसमें फर्स्टली यही क्वेश्चन वीजा ऑफिसर ने पूछा था दैट व्हाट वाज द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कॉलेज। वो दो चार अपने तरफ से एक्सक्यूजेस बनाते हैं बट दैट इज रियली नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो आपको अपना जो बेस यूनिवर्सिटी है वो चेंज नहीं करना है, बिकॉज जब आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाओगे
तो वहाँ पे आपको वो पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी होगी जिस पे वीज़ा लगा था। अब होता क्या है कि पासपोर्ट की कॉपी के ऊपर लिखा हुआ नॉर्दर्न एरिज़ोना यूनिवर्सिटी और बच्चा पढ़ रहा है जाके कैलिफोर्निया सिटी कॉलेज में, तो वहीं पे डाउट होगा, तो वहाँ पे केस निकलने के चांसेस वीक हैं। बट यस, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रांसफर किया है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रांसफर केसेस में फिर भी वीजा मिलता है, बट अगेन इट्स लाइक 50 to 60%, 100% वीजा उसमें भी नहीं निकलता है। बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी का ट्रांसफर किया तो हमारे पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। मे बी वी कैन से के कोर्स अच्छा नहीं था, उन्होंने यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग में करी, वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिकल का कोर्स मिला, इलेक्ट्रिकल के कोर्स में उनको इतना ठीक नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए उन्होंने जाके मैकेनिकल वाला कोर्स चेंज किया, बट उस यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल कोर्स नहीं था, यहाँ पे उन्होंने वीज़ा लिया था। सो ऐसे एक्सक्यूजेस देके वीज़ा लिया जा सकता है, या हमने लिया है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग रिकमेंडेड ही नहीं है। जब तक F2 का वीज़ा नहीं आता तब तक आप यूनिवर्सिटी चेंज करें। यू हैव टू स्टिक विद द बेस यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर आपको वीज़ा मिला था। देन कोई भी आपका वहाँ पे इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग जो यूएस F1 वीज़ा पे जाते हैं, जाते एक ही भाग-दौड़ होती है कि हमें कहीं काम मिल जाए। उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, कहीं कैश पे भी काम करते हैं। या अगर कैश पे काम किया तो हमने पैसे अपने अकाउंट में ले लिए। यूएससीआईएस पूरा रिकॉर्ड रखता है आपकी हर एक ट्रांज़ैक्शन का। सो आप इलीगल काम ना करें जब तक आपके स्पाउस को वीज़ा नहीं मिल जाता। या अगर करना भी है तो कोई ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपने काम करना है दैट शुड बी ऑन सीपीटी और ओपीटी या यूएससीएएस जिसके लिए ऑथराइज करता है, उसी के ऊपर आपका वर्क होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में काम करना इट्स अगेन ओके। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी में ना लेके जाएं, ना तो बनाएं, ना कैरी करें और ना ही प्रेजेंट करें। बिकॉज अगर फेक डॉक्यूमेंट के केस में आप फंसते हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट के फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, एक्सपीरियंस के फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, फंड्स के फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। एक बार अगर आपके हाथ से वो डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, लाइफ में कभी वीज़ा नहीं निकलेगा, आपको वहाँ पे बैन किया जाएगा। सो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप लेके ना जाए। वैसे भी यूएस एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स किसी से नहीं मांगती है, सो आपको कुछ लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने डोंट्स की कैटेगरी में रखा है, दैट इज बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है F1 वीज़ा आया, लेट्स सपोज 20 जुलाई को वीज़ा आया, 25 को मैरिज होती है एंड 2 अगस्त को F1 ट्रेवल कर जाता है। कोई भी मैरिज जो वीज़ा आने के बाद होती है, उसको यूएस एम्बेसी या काउंसलेट्स, यूएस के काउंसलर ऑफिसर्स डाउट की नज़र से देखते हैं। उनमें उनको यही लगता है कि पैसे के लेन-देन से मैरिज हुई है, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और मैरिज का सिर्फ बेस है कि हमने वीज़ा लेना है। ऐसी मैरिजेस को डाउट की नज़र से देखा जाता है। सो जो F2 कैटेगरी है, वो मैरिज के लिए ही है। आपका स्पाउस वहाँ गया, आप जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, अगर आपकी मैरिज ही वहाँ पे प्रूव नहीं हो पा रही, आपकी मैरिज ही वीज़ा लेने के बाद हुई है, तो आप वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर हो भी तो आपके चांसेस कम हैं। एक इसमें और केस बनता है, लेट्स सपोज मैरिज होती है जुलाई में, 10 जुलाई को, 15 जुलाई को वीज़ा आता है, 20th और 25th जुलाई को ट्रैवल होता है स्पाउस का। और उसके बाद जो F2 कैटेगरी का बंदा है, लेट्स सपोज वाइफ ऑलरेडी ट्रैवल कर गई, अब हस्बैंड ने ट्रैवल करना है। हस्बैंड इंटरव्यू के लिए 20 अगस्त के आसपास चले जाते हैं। मैरिज में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वीज़ा में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आप समझो F2 डिफेंड ही नहीं कर पाएगा इस मैरिज को। मतलब गोल्डन रूल क्या है कि जब भी आप F2 कैटेगरी के लिए जाएं, तो मैरिज आपके वीज़ा आने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो F2 का इंटरव्यू करना है, वो मिनिमम 4 महीने के बाद करना चाहिए। दैट मीन्स इन द केस व्हिच वी डिस्कस्ड, उसमें अगर मैं उस कैंडिडेट को भेजूँ जिसकी मैरिज हुई थी जुलाई में फर्स्ट वीक में, उसके बाद वीज़ा सेकंड या थर्ड वीक में आया, तो मैं उनको इंटरव्यू के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में भेजूँगा, वीज़ा ऐसे निकलेगा। बिकॉज़ वहाँ पे हम एज़ अ जेन्युइन कैंडिडेट जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि वाइफ का सेमेस्टर वहाँ पे ओवर होने वाला है, उनको होम सिकनेस फील हो रही है, मुझे मिस कर रही है या मेरे बच्चों को मिस कर रही है, तो मैं बच्चों को मिलवा के वापस आ जाऊँगा। सो रिकमेंडेड यही है कि मैरिज के बाद
आपको 3-4 महीने का कम से कम गैप रखना है, बट होना वो वीज़ा आने के बाद चाहिए। सो ये तो हो गए हमारे डोंट्स, इसको पूरा ध्यान में रखना है जब भी आपने F2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। देन कमिंग ऑन टू द मेन थिंग दैट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट ऑल नीड्स टू बी कैरीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारे मैंने एजेंट्स देखे हैं जो F2 को गाइड करते हैं कि पहले अपनी वाइफ का पासपोर्ट पे नेम चेंज करवाओ, फिर आप एलिजिबल हो। बिल्कुल गलत। आपको पासपोर्ट के ऊपर नेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पासपोर्ट के ऊपर नाम होना वो कोई मैरिज को प्रूव नहीं करता है। अगर आपके स्पाउस का नेम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है तो मत डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, मैरिज सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन होना चाहिए। मैरिज जो आपकी 5-6 महीने पहले हुई थी या कभी भी हुई थी इन द पास्ट, उसका एक सर्टिफिकेट जो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो प्रिंटेड होता है। जम्मू कश्मीर के लिए वो हैंड रिटन होता है, बट बाकी स्टेट्स के लिए वो प्रिंटेड होता है। वो आपको साथ में कैरी करना मैंडेटरी है। सेकेंडली, अपडेटेड I-20 फॉर F2। F2 की I-20 जो अपडेटेड है उसको लेके जाना जरूरी है। F2 का पासपोर्ट, ऑफ कोर्स आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पासपोर्ट तो लेके जाना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारी वीडियोस में, कमेंट्स आते हैं, जिसमें एक कमेंट ये था कि अगर बच्चे की एज 14 ईयर्स से कम है तो उसको इंटरव्यू के लिए लेके जाना कि नहीं। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो उनके बायोमेट्रिक होंगे अगर 14 से कम है, ना ही उनकी इंटरव्यू होगी। आपको सिर्फ उनका पासपोर्ट और साथ में उनकी फोटोग्राफ, 4 फोटोग्राफ्स और पासपोर्ट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उनको वहां साथ में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो 14 ईयर से कम है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है, एक मेरे पास रिफ्यूजल का केस आया था, उसमें तो एजेंट ने ब्लंडर किया हुआ था। ऑलरेडी समवन इज मैरिड, उसके पास बच्चा भी है, तो उन्होंने क्या किया, जो हस्बैंड है, वाइफ ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रही है, हस्बैंड को इंटरव्यू के लिए भेजा, बच्चे को भेजा ही नहीं, और बच्चे को डिस्क्लोज भी नहीं किया। उसने ये क्लेम किया कंसल्टेंट ने कि अगर आप बच्चे को साथ लेके जाओगे तो यूएस एम्बेसी ऐसा समझेगी कि आप दोनों बाप बेटे वहां जाके सेटल हो जाओगे, वापस क्यों आओगे, बच्चे को छोड़ के जाएं, वो बेटर है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच थी। यूएस एम्बेसी में जितने भी मैंने F2 के केसेस भेजे हैं जिनमें साथ में छोटे बच्चे थे या किसी भी एज के बच्चे थे, 100% उनको वीजा मिला है। बिकॉज उसमें हमें मैरिज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट किड बिलोंग टू यू, और पासपोर्ट के ऊपर फादर का नेम और मदर का नेम वही है जो I-20 के ऊपर है। तो ये वाले सारे स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उसमें आपको बच्चे को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसको साथ लेके जाएं, वीजा डेफिनेटली मिलेगा। देन डॉक्यूमेंट्स में, जो F1 ऑलरेडी यूएस में स्टडी कर रहा है उसके पासपोर्ट की कलर कॉपी साथ में हमें चाहिए, लेके जानी पड़ेगी। इसके अलावा जो F1 का वीजा स्टैंप हुआ था, आपका स्पाउस जो यूएस में ऑलरेडी स्टडी कर रहा है उसकी कलर कॉपी, मतलब उनके पासपोर्ट की भी कलर कॉपी और उनका जो वीजा है उसकी भी कलर कॉपी चाहिए। देन इम्पॉर्टेंट इज, व्हेन आस्क्ड टू यू, मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या सभी केसेस में आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सभी केसेस में आपसे मैरिज का प्रूफ मांगा जाएगा, मतलब मैरिज की फोटोग्राफ्स। और फोटोग्राफ्स में अगर 2 लोग ही हैं तो आप अज्यूम करें कि वो वीक केस है। उनको पता है इंडिया में मैरिजेस किस लार्ज स्केल पे होती हैं। सो आपकी मैरिज में 20-50-100 लोग होने चाहिए, एक फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए, एक इवेंट होना चाहिए, कंप्लीटली रिचुअल्स, आपके फेरे होने चाहिए, या आपकी लावा होनी चाहिए, या जिस भी आप कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके जो भी रिचुअल्स हैं उनको प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए आपको विथ फोटोग्राफ्स। तो आपका केस स्ट्रांग बनेगा। एंड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरी एल्बम उठा के लेके जाओ। आप मैरिज की 20 फोटोग्राफ्स ले जाओ जिसमें गेट टुगेदर है आपके, अगर आपने मैरिज के बाद कहीं हनीमून पे ट्रैवल किया है वो लेके जाएं साथ में। वैसे रिकमेंडेड है कि मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जाएं 1 वीक के लिए, वहां की फोटोग्राफ्स भी आपको साथ में कैरी करनी है। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि आपकी मैरिज कितनी पुरानी है, उसको डिफेंड करने के लिए पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपकी लव मैरिज थी 5 साल पुरानी फोटोग्राफ्स हैं वो भी साथ लेके जाएं। तो 20 के आसपास फोटोज लेके जानी चाहिए। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैरिज की जो सीडीज होती हैं वो भी ले जाते हैं, पेन ड्राइव में डाल के डेटा लेके जा रहे हैं, जब वो पूरी की पूरी एल्बम भी घुसेड़ दे रहे हैं उनकी विंडो में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 20 फोटोग्राफ्स लेके जाएं जो जेन्युइन है, मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएं, और फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए, उन फोटोग्राफ्स में शो होनी चाहिए। हाँ, DS-160 से याद आया, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको DS-160 कंफर्मेशन भी लेके जानी है। इसके अलावा आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी लेके जानी है। सो DS-160 मैं खुद राइट अप करवाता हूँ,
वही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेस के ऊपर आपको F2 वीजा मिलेगा। सो ये थे डूज, डोंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट योर F2 वीजा। और मैं कहता हूँ जितने भी कंसल्टेंट आज की डेट में F2 वीजा कर रहे हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है, ताकि आप लोग ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करो जिससे आपका क्लाइंट डिसअपॉइंट हो, उसका वीजा रिफ्यूज हो। और अगर इतनी सारी टेंशन आपको नहीं पालनी, देन कम एंड मीट मी, बिकॉज F2 के जितने भी केसेस हैं मैं पर्सनली बिठा के प्रिपरेशन करता हूँ। एक एक डॉक्यूमेंट में खुद चेक करता हूँ। आपकी DS-160 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं थॉरोली चेक करता हूँ। सो अगर इतनी सारी टेंशन नहीं चाहते तो आप विजिट करें IBT ओवरसीज की किसी भी ब्रांच में विजिट करें। आपका केस किसी भी ब्रांच से चले बट वो केस मेरे पास ही आएगा। आप किसी भी ब्रांच में रजिस्टर करें F2 के लिए, सारी की सारी जो फाइल है वो सारी जलंधर से देखी जाएगी और मैं ही आपके साथ बैठ के आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच।